नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। प्रस्थान वक्तव्य में लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की जताई आशा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर दिया खास जोर। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति करने वालों पर साधा निशाना। एसटी लीडरशिप समिट में बोले पीएम, वर्तमान सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सम्मान देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं को एक हैं तो सेफ हैं के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का दिया संदेश। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से किए वादों को पूरा करने का दिया आश्वासन। झारखंड के दुमका और देवघर में अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी ठोक रहे हैं कांग्रेस की ओर से चुनावी ताल। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान घायल, हथियारों की बड़ी खेप की गई बरामद। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। पीएम ने लिखा कि नाइजीरिया की मेरी ये पहली यात्रा होगी जो पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में हमारा करीबी साझेदार है। मेरी यात्रा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय समुदाय और नाइजीरिया के मित्रों से मिलने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे हिंदी में गर्मजोशी भरे स्वागत संदेश भेजे हैं। इसके बाद पीएम ने ब्राजील यात्रा का जिक्र किया। पीएम ने कहा, मैं 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पिछले साल भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को पीपल्स G20 में बदल दिया और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को अपने एजेंडे में मुख्य धारा में शामिल किया। इस साल ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। मैं ये एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर का भी उपयोग करूंगा। पीएम ने आगे लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा होगी। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे जो साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। मैं 185 साल से भी अधिक समय पहले प्रवास करने वाले सबसे पुराने भारतीय प्रवासियों को भी अपना सम्मान अर्पित करूंगा और गयाना की संसद को संबोधित करूंगा। इस यात्रा के दौरान मैं कैरिबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी शामिल होऊंगा। हम हर मुश्किल समय में एक साथ खड़े रहे हैं। शिखर सम्मेलन हमें ऐतिहासिक संबंधों को नवीनीकृत करने और नए क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यात्रा की जानकारी देते हुए लिखा कि अगले कुछ दिनों में मैं नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना में रहूंगा। मुझे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह के कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेंगे।
मैं ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और गुयाना में कैरिबियाई नेताओं से मिलूंगा। मैं इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से भी मिलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार मराठी गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। महायुति और महाअगाड़ी में यही अंतर है। लोग इस अंतर को महसूस भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे जहां भी गए उन्हें भरपूर प्यार मिला। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महायुति सरकार अगले 5 साल तक बनी रहे। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने पिछले कई महीनों में जो साधना की है उसकी सिद्धि का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास जनसेवा के लिए समर्पित कर्मठ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत सुनिश्चित करने के लिए आप सभी दिन रात जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अपना इतिहास पता है। जब तक देश में SC, ST और OBC को इसकी जानकारी नहीं थी, तब तक कांग्रेस केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती रही थी। जब से समुदाय एकजुट हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसलिए कांग्रेस अब SC, ST और OBC को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आगामी चुनावों में महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे के प्रयासों पर भरोसा जताया और कहा कि शिंदे ने जीत की हैट्रिक का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखते रहिए क्या होता है। हमें हैट्रिक बनानी है और सीधा छक्का मारना है। और 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मीडिया संस्थान हिंदुस्तान टाइम्स के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री संस्थान की इस लंबी यात्रा में शामिल सभी भागीदारों को शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अगर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है तो उसमें सिर्फ सामान्य नागरिकों का सामर्थ्य है, जिसने कई संकटों को पीछे छोड़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 100 साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई हैं। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में वोट बैंक की राजनीति ने बड़ा नुकसान किया है। इसकी वजह से असंतुलन
असंतुलन और असमानता बढ़ी है और इसकी वजह से नागरिकों का विश्वास सरकारों पर कम हुआ। लेकिन आज नागरिकों का भरोसा मौजूदा केंद्र सरकार वापस लेकर आई है। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि देश में असंतुलित, असमानता, इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था, दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया। हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं, तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और कहा कि अब आतंकी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते आम नागरिक अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में चुनावी रैली की। रैली के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। उधर मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संविधान की किताब दिखाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कह रही है, अब हमारे वो नौजवान नेता राहुल जी हाथ में पता नहीं लाल सा लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है। देखा नहीं है मैंने। संविधान लेकर चलते हैं, अच्छी बात है। संविधान सब लाल वही दिखाते हैं, जहां जाते हैं वही दिखाते हैं। कहा मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। क्या संकल्प है? जातिगत जनगणना में करा के रहूंगा। अरे जातिगत जनगणना करा के करोगे क्या? मैंने कल या परसों किसी सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। इसी बीच झारखंड के आखिरी छोर पर बसे और बंगाल की सीमा से सटे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या है मूड, इसे जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी राजेश राज ने।
अभी डीडी न्यूज दिल्ली की टीम है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में। जानेंगे जनता जनार्दन से, पूछेंगे उनका हाल और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आखिर कौन से मुद्दे प्रभावी हैं जो जनता के मन को छूते हैं। क्या मुद्दा है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो घुसपैठिया जो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। समझे कि कितना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है झारखंड के लिए नहीं, पूरा देश के लिए। आपके हिसाब से कितना बदला पाकुड़? देखिए, ज़्यादा बदलाव तो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम बात करेंगे पाकुड़ जिला का, तो शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहेंगे तो वहाँ पे जो है पाकुड़ एक कॉलेज है KKM कॉलेज, वहाँ पर अभी PG की पढ़ाई नहीं हो रही है। वहाँ के विद्यार्थियों को महेशपुर और पाकुड़ के विद्यार्थियों को साहेबगंज जाना पड़ता है 120 किलोमीटर, तब कहीं जाकर वो पोस्ट ग्रेजुएट कर पढ़ाई कर पाता है। और शिक्षा के मामले में कम से कम साहेबगंज जिले में, देखिए साहेबगंज PG, पाकुड़ जिला में PG शुरू होना चाहिए। कितना बदला पाकुड़ इस 5 साल में अगर देखें तो कितना बदल पाया पाकुड़? अभी फिलहाल पाकुड़ में तो बहुत कुछ बदला है। सड़कें टूटी हुई हैं, शिक्षा का क्या हालत है यहाँ? शिक्षा का हाल बदतर है। बड़ी समस्या आपको क्या दिखाई पड़ रही है? बड़ी समस्या यहाँ जाम की समस्या है। हाँ, आए दिन मतलब एक्सीडेंट होते रहता है। कैमरामैन संदीप के साथ बरहड़बा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। उधर झारखंड में चुनावी तापमान बढ़ रहा है। गोड्डा का पौड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र झारखंड की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके प्रदीप यादव अब कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप यादव अभी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पौड़ियाहाट जो है हॉट सीट मानी जा रही है, आपको कैसा लग रहा है? कितना रिस्पॉन्स है पब्लिक के बीच जाकर? जनता किस तरीके से आपको हाथों हाथ ले रही है? इस क्षेत्र से, इस धरती से मेरा पुराना लगाव रहा है, पुराना रिश्ता है और बड़ा गहरा रिश्ता है। 25 वर्षों से यहाँ की जनता ने मुझे प्राथमिकता दी है, मुझे चुना है, मुझे आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है और मैं बिल्कुल दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। 24 गुना 7 गुना 30 गुना 12 गुना 5 आप इस रूप में देखें तो। और सब लोगों को पता है कि प्रदीप यादव इस क्षेत्र का नेता नहीं, इस क्षेत्र का बेटा है और वही सम्मान मैं भी देता, वही सम्मान वो भी देते हैं। और हमें नहीं लगता कि इस बार कोई चूकेगा। मैं 5 बार लगातार जीता हूँ। जनता का जो मूड है, जनता जिस प्रकार हमें चाह रही है, लगता है कि एक लंबा छक्का लगेगा, स्टेडियम से बाहर जाएगा। कहा जा रहा है कि RSS, बीजेपी, झारखंड विकास मोर्चा और अब कांग्रेस, पार्टियां बदलती गई लेकिन प्रदीप यादव नहीं बदले। विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा बरकरार रहा। तो इस बार क्या लगता है कि ये जो तमाम पार्टियों से आपको यहाँ पहुँचने का जो सफर रहा, कार्यकर्ताओं में कितना जोश दिखाई पड़ रहा है? क्या इसका लाभ मिल रहा है? पूरा कह सकते हैं कि झुंड जिसको कह सकते हो वर्कर्स का, वो मेरे साथ तो फौज खड़ी है। और जो हमने विकास के काम किए हैं, 90% गाँव तक सड़कें, गांव गांव में स्कूल, जगह जगह हाई स्कूल, 2 कॉलेज, ये सारे ITI, सभी गांव में बिजली, सिंचाई के बेहतर साधन, हमें लगता है कि इससे लोग जुड़े हैं कि ये काम करने वाले लोग हैं। 7 गारंटी तो हमारी पार्टी ने पहले से दी है, हमारे गठबंधन ने। 8वीं गारंटी हमने ताल ठोक के दी है कि जिस प्रकार 25 वर्षों से आपकी सेवा में रहा हूं 24 गुना 7, इस बार भी उसी लगन और उसी मन से रहूंगा। उस 8वीं गारंटी मेरी सबसे बेहतर है। हमें लगता है कि इस कारण लोग मुझे पसंद करते हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी पौड़ियाहाट से प्रदीप यादव, जिनको अपनी जीत का यकीन है और वो कहते हैं कि जनता हमें इसलिए चुनती है कि हम उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ पौड़ियाहाट गोड्डा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरदार प्रचार प्रसार कर रही हैं। राज्य में अपनी सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप गठबंधन सरकार को फिर से हुकूमत में लाओ। हर एक को 5 किलो राशन के जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा।
हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार दिलाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। उधर भाजपा नेता अमित शाह ने दुमका में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 को वापस। आपके समय में आतंकवादी आए दिन बम धमाके करते थे, लोगों को मारकर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी को झारखंड वालों आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए महाविकास आघाड़ी पर महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है झारखंड में, एक बात स्पष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से झारखंड में आ रही है और महाराष्ट्र में भी जो हवा चल रही है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि जीत महायुति की होगी। चाहे वो महावसूली अघाड़ी हो और चाहे वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी हो। क्या मुद्दे उठ रहे हैं? घुसपैठियों को इलू इलू, तुम मेरे अपने हो, और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो जाती है महाराष्ट्र में। अरे दम नहीं है अगर तुम में, अगर नागरिकों से तुम्हें वोट नहीं मिलता है तो महावसूली अघाड़ी को चाहिए कि राजनीति छोड़ दे। और चुनाव की खबरों के बाद छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए हैं। नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च अभियान जारी है। मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के उदयपुर के कोटड़ा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना जनजातीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता और विविधता का प्रतीक बताया। अब अपना भारत बदल रहा है। देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आज के दिन जनजाति की महिला विराजमान है, द्रौपदी मुर्मू जी। कितना बड़ा बदलाव आप देखिए, कितना बड़ा सम्मान है। और ये सम्मान किसी की बख्शिश नहीं है, ये आपका और हमारा अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त किया है और पद को सुशोभित किया है। इंद्रपुरी हॉल्ट पर फुटओवर ब्रिज पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सांसद बांसुरी स्वराज ने शिलान्यास किया।
पुलिया नंबर 25 पर स्थित 55 साल पुराना इंद्रपुरी हॉल्ट फुट ओवर ब्रिज जर्जर होने के बाद से यहां आवागमन लंबे समय से बंद था। अब 7 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बनकर तैयार होगा। रेलवे के लिए जिस ट्रैक पर यह फुटओवर ब्रिज बनेगा वहां से रोजाना यात्री और मालगाड़ी का आवागमन होता है। पटेल नगर, आदर्श नगर के बाद इस पुल का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि यात्रियों को सुविधा देने का सरकार का खास फोकस है। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फुटओवर ब्रिज नहीं बल्कि वचन पूर्ति है जो आज पूरा हो रहा है। 2,60,000 करोड़ हमारे पास इस पर बजट है। डबल इंजन तो बगैर मैं तो रेलवे महंगा इंजन मेरे को ही नहीं, इस करके नहीं कम चलता। दिल्ली देखो नाल जुड़िया, हरियाणे के नाल राजस्थान वड्डा भरा, उस तो बाद यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, क्यों बार बार सारे बने ने जी? डब्बा ना डब्बा जुड़िया क्यों आ? आखिर जे कोई मोदी साहब जे कोई बीजेपी कुछ कर रही है तभी है ना। ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ये मात्र एक फुटओवर ब्रिज या एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है भाई साहब, आपकी उपस्थिति ये दर्शाता है कि ये एक वचन पूर्ति है, एक वादा आज पूरा हुआ है। ये वो प्रोजेक्ट है जो टोटल 7 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर बनाया जाएगा। भाई साहब, आज ये फुटओवर ब्रिज इस एरिया की सुरक्षा, प्रगति और यहां पर कनेक्टिविटी के अध्याय की एक नई नींव रख रहा है। और सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।